हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्टूडियो। कैसे हैं बेटा सभी आप? देखिए, आज हमने 13 चैप्टर तक कंप्लीट क्वेश्चन आंसर एंड सभी को अच्छे से वर्ड मीनिंग, फिल इन द ब्लैंक्स एंड सभी एमसीक्यू वगैरह करवा दिए हैं और सभी चैप्टर पढ़ा दिए हैं अच्छे से। तो इनके पीछे की वीडियो आप पीछे से देख सकते हैं। आज हम पढ़ाएंगे चैप्टर नंबर 14। चैप्टर का नाम है संघर्ष के कारण मैं तनुक मिजाज हो गया। तनुक मिजाज मतलब चिड़चिड़ापन हो जाना। ठीक है, ये धनराज लिखा हुआ यहाँ पे। तो देखिए इसमें क्या है कि ये जो धनराज हैं ये हॉकी के महान खिलाड़ी हैं और इनका नाम है धनराज पिल्ले। 35 वर्ष के हो जाने के बाद विनीता पांडे द्वारा एक इनका साक्षात्कार लिया गया। साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू लेना। इसमें लेखिका ने धनराज पिल्ले के बचपन से लेकर अब तक के जीवन के विषय में जानकारी दी है। धनराज पिल्ले जो पुणे के रहने वाले हैं, उनका बचपन पुणे की तंग गलियों में व्यतीत हुआ, किंतु आजकल वे मुंबई की हीरानंदानी पवन कॉम्प्लेक्स के महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिए गए फ्लैट में रहते हैं। तो इनके पीछे की जो कहानी है वो धीरे धीरे इस चैप्टर में पढ़ेंगे हम। बड़ा ही इजी चैप्टर है, बहुत ईजी है, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। देखिए हॉकी की ये है धनराज पिल्ले। तो हॉकी के सुप्रसिद्ध खिलाड़ी धनराज पिल्ले जब 35 वर्ष के हो गए थे तो उनका एक साक्षात्कार होता है, इंटरव्यू लेना विनीता पांडे ने लिया। इस साक्षात्कार का संपादित अंश यहाँ दिया जा रहा है। जो जो उनके बीच में जो वार्तालाप हुई, जो बातें हुई, वो इनका वर्णन इस चैप्टर में दिया गया है। विनीता खिड़की। पुणे की तंग गलियों से लेकर मुंबई में हीरा नंदानी पवई कॉम्प्लेक्स तक आपका सफ़र बहुत लंबा और कष्टसाध्य रहा। उस सफ़र के बारे में कुछ बताइए। तो विनीता कहती है कि आपका जो सफ़र है, वहाँ का जो डिफ़िकल्टीज़ हुई आपकी लाइफ में, उनके बारे में बताइए। धनराज कहता है बचपन मुश्किलों से भरा रहा। हम बहुत गरीब थे। मेरे दोनों बड़े भाई हॉकी खेलते थे, उन्हीं के चलते मुझे भी शौक हो गया हॉकी खेलने का। हॉकी स्टिक खरीदने तक की हैसियत नहीं थी मेरी। देखो हॉकी के लिए जो हॉकी स्टिक होती है उनको खरीद, वो बता रहा है कि हम इतने गरीब थे कि हमारे पास हॉकी स्टिक खरीदने के तक के भी पैसे नहीं थे, इसलिए अपने साथियों की स्टिक उधार लेकर काम चलाता था मैं। वह मुझे तभी मिली जब वे खेल चुके होते थे। देखो वो इतने गरीब थे, वो ये कह रहा है कि मुझे हॉकी स्टिक भी खरीदने की हमारी हैसियत नहीं थी और मैं अपने साथियों से उधार मांग कर काम चलाता था। और जब मांगता था, जब वे खेलकर पूरे अच्छे से खेल लिए होते थे, तब वो उनसे मैं मांगता था, तब मैं अपनी इच्छा पूरी करता था जब वो बाद में खेलता था उनके बाद। इसके लिए बहुत धीरज के साथ अपनी बारी का इंतज़ार करना पड़ता था। मुझे अपनी पहली स्टिक तब मिली जब मेरे बड़े भाई का भारतीय कैंप के लिए चुन लिया गया। तो मुझे पहले बार अपने लिए स्टिक, खुद की स्वयं की स्टिक जब मिली, जब मेरे भाई को हॉकी खिलाड़ी के रूप में चुन लिया गया भारतीय कैंप में। तो क्वेश्चन ये बनता है कि इसमें कि उसको कब पहली स्टिक मिली। तो इसमें ये क्वेश्चन है, उसके भाई को जब ये मिल गया था ना, उसके भाई को भारतीय कैंप में चुन लिया गया था, तब उसको पहली स्टिक मिली थी। उसने मुझे अपनी पुरानी स्टिक दे दी। वह नई तो नहीं थी, लेकिन मेरे लिए बहुत कीमती थी क्योंकि वह मेरी अपनी थी। आगे है, मैंने अपनी जूनियर राष्ट्रीय हॉकी सन 1985 में मणिपुर में खेली। एक तो ये अंडरलाइन कर लो सभी बच्चे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये लाइन। अपनी जूनियर राष्ट्रीय हॉकी सन 1985 में मणिपुर में खेली जब मैं सिर्फ 16 साल का था। देखने में दुबला पतला और छोटे बच्चे। इसमें एक ही क्वेश्चन बनता है, वो कितने साल का था जब उसने पहली राष्ट्रीय हॉकी खेली और कब खेली, कहाँ पे खेली। तो 1985 में मणिपुर में खेली थी और वह 16 साल का था। ठीक है, उसका दुबले पतले छोटा बच्चे जैसा चेहरा था उसका। अपनी दुबली कद काठी के बावजूद मेरा ऐसा दबदबा था कि कोई मुझसे भिड़ने की कोशिश नहीं करता था। मैं बहुत जुझारू था। जुझारू मतलब अपने काम में बहुत ही लीन रहना, बहुत ही इंटरेस्ट से काम करना, मैदान में भी और मैदान से बाहर भी। 1986 में मुझे सीनियर टीम में डाल दिया गया। पहले जूनियर में था, उसके बाद उसे सीनियर टीम में डाल दिया गया 1986 में। ये क्वेश्चन बनता है शॉर्ट में, उसको सीनियर टीम में कब डाला गया? 1986 में। और मैं बोरिया बिस्तर बांधकर मुंबई चला आया। उस साल मैंने और मेरे बड़े भाई रमेश ने मुंबई लीग में बेहतरीन खेल खेला। हमने खूब धूम मचाई। भाई का नाम क्या है? उसके बड़े भाई का नाम है रमेश।
जो अंडरलाइन कर रही हूँ उनमें शॉर्ट क्वेश्चन सारे बन जाएंगे। इसी के चलते मेरे अंदर एक उम्मीद जानी कि मुझे ओलंपिक 1988 के लिए नेशनल कैंप के लिए बुलावा ज़रूर आएगा। देखो उन्होंने अच्छा खेला तो उसको मन में ऐसा हुआ कि 1988 में जो ओलंपिक खेल होंगे उनके लिए मुझे ज़रूर बुलाया जाएगा, पर नहीं आया। मेरा नाम 57 खिलाड़ियों की लिस्ट में भी नहीं था। कितने खिलाड़ी थे, ये क्वेश्चन एक ही बन गया कि खिलाड़ी कितने थे ओलंपिक में, 57। बड़ी मायूसी हुई, मगर एक साल बाद भी आलविन एशिया कैंप के लिए मुझे चुन लिया गया। एक साल के बाद किस में चुना गया उसको, आलविन एशिया कप के कैंप में। ये छोटा क्वेश्चन बनता है। तब से लेकर आज तक मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। विनीता कहती है फिर, आपका विद्यार्थी जीवन कैसा रहा? अपने स्कूल के दिनों में आपकी किस प्रकार की यादें जुड़ी हुई हैं? अब वो स्कूल के बारे में बातें कर रही हैं। धनराज कहता है, मैं पढ़ने में एकदम फिसड्डी था, किसी तरह 10वीं तक पहुंचा, मगर उसके आगे तो मामला बहुत कठिन था। एक बात कहूँ, अगर मैं हॉकी खिलाड़ी न होता तो शायद एक चपरासी की नौकरी भी मुझे नहीं मिलती, क्योंकि मैं पढ़ाई में इतना कमज़ोर था। अगर मैं हॉकी प्लेयर नहीं होता तो मुझे चपरासी की नौकरी भी नहीं मिलती। आज मैं बैचलर ऑफ साइंस या आर्ट्स भले ही न हूँ, पर गर्व से कह सकता हूँ कि मैं बैचलर ऑफ हॉकी हूँ। बैचलर मीन्स ग्रेजुएट होना, कि आज मैं भले ही साइंस और आर्ट्स में बैचलर नहीं हूँ, पर मैं हॉकी में बैचलर हूँ। हंसते हुए उसने कहा, और मेरी शादी के लिए आप मुझे मास्टर ऑफ हॉकी कह सकते हैं। ठीक है। विनीता बोलती है, आप इतने तुनक मिजाज क्यों हैं? कभी कभी आप आक्रामक भी हो जाते हैं। तुनक मिजाज मतलब बहुत जल्दी किसी बात पे गुस्सा आ जाना। तो उसने कहा कि आप इतने तुनक मिजाज क्यों हैं, और आपको बार बार ऐसा लगता है कभी कभी तो आप आक्रामक हो जाते हैं। धनराज, इस बात का संबंध मेरे बचपन से जुड़ा हुआ है कि मुझे इतना गुस्सा क्यों आता है, इसका संबंध मेरे बचपन से जुड़ा हुआ है। धनराज ने कहा, मैं हमेशा से ही अपने आप को बहुत असुरक्षित महसूस करता रहा। मैंने अपनी माँ को देखा कि हमारे पालन पोषण में कितना संघर्ष करना पड़ा है। मेरी तनुक मिजाजी के पीछे कई वजहें हैं, लेकिन मैं बिना लाग लपेट वाली आदमी हूँ। मन में जो आता है सीधे सीधे कह डालता हूँ, और बाद में कई बार पछताना भी पड़ता है। मुझसे अपना गुस्सा रोका नहीं जाता। दूसरे लोगों को भी मुझे उकसाने में मज़ा आता है। मुझे ज़िंदगी में हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए जूझना पड़ा, जिससे मैं चिड़चिड़ा हो गया। यानी कि हम पहले बहुत गरीब थे और मेरी माँ ने बहुत स्ट्रगल किया हमें पालने के लिए, और लोगों को मुझे छेड़ने में बहुत मज़ा आता है। इस कारण मैं तनुक मिजाजी हो गया हूँ और मैं चिड़चिड़ा हो गया हूँ। साथ साथ ही मैं बहुत ही भावुक इंसान भी हूँ। तनुक मिजाजी हूँ, गुस्सेल हूँ, लेकिन फिर भी मैं एक भावुक इंसान हूँ, इमोशनल टाइप हूँ। मैं किसी को तकलीफ़ में नहीं देख सकता हूँ। मैं अपने दोस्तों और अपने परिवारों को बहुत कदर करता हूँ। मुझे अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगने में कोई शर्म महसूस नहीं होती। ठीक है, ये तो कहा धनराज ने। अभिनेता कहती है, आपके परिवार की आपके लिए क्या अहमियत है? ये उसलिए क्वेश्चन किया उससे धनराज से। तो धनराज बोलता है, सबसे अधिक प्रेरणा मुझे अपनी माँ से मिली। उन्होंने हम सब भाई बहनों में अच्छे संस्कार डालने की कोशिश की। मैं उनके सबसे नज़दीक हूँ। अपने भाई बहनों में सबसे नज़दीक मैं हूँ। मैं चाहे भारत में रहूँ या विदेश में रहूँ, रोज़ रात को सोने से पहले अपनी माँ से ज़रूर बात करता हूँ। मेरी माँ ने मुझे अपनी प्रसिद्धि को विनम्रता के साथ संभालने की सीख दी है। मतलब जो मुझे प्रसिद्धियाँ मुझे मिली है उसको बड़े आराम से संभालने की मेरी माँ ने मुझे सीख दी है। मेरी सबसे बड़ी भाभी कविता, उसकी भाभी का नाम अगर पूछा जाए क्वेश्चन में तो कविता है उसका। तो मेरी सबसे बड़ी भाभी कविता भी मेरे लिए माँ की तरह हैं। वह भी मेरे लिए प्रेरणा स्रोत रही हैं। प्रेरणा स्रोत मुझे बार बार वो भी माँ की तरह शिक्षा देती है, गाइडेंस देती है। विनीता, आपने सबसे पहले कृत्रिम घास एस्ट्रोदर्फ पर हॉकी कब खेली? ये भी एक क्वेश्चन बन रहा है। ये कृत्रिम घास जैसे कि वो डुप्लीकेट घास उगाई जाती है ना, है ना। धनराज, मैंने सबसे पहले कृत्रिम घास तब खेली जब राष्ट्रीय खेलों में नेशनल में भाग लेने 1988 में नई दिल्ली आया। तो एक क्वेश्चन ये बनता है कि सबसे पहले उसे कृत्रिम घास पर कब खेला? तो वो कब खेला था? जब वह राष्ट्रीय खेलों में
भाग लेने के लिए 1988 में दिल्ली आया था। 88 मुझे याद है कि किस तरह सौम्या और जोकिम कावाहर्लो मुझे एक कोने में ले जाकर कृत्रिम घास पर खेलने के लिए गुर बता रहे थे। देखो इनके नाम हैं इन खिलाड़ियों के 3। ये खेलने के लिए मुझे कृत्रिम घास पर कैसे खेलने की गुर बता रहे थे, और जब वे बताने में लगे हुए थे तो मैं झुक झुक कर उस मैदान को छू रहा था। यानी कि जब वो कृत्रिम घास में खेलने के लिए मुझे समझा रहे थे ऐसे खेलना, तो मुझे बड़ा अजीब लग रही थी वो घास और कृत्रिम घास खेल, तो मैं उनको बार बार नीचे झुक झुक कर छू रहा था। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि विज्ञान इस कदर तरक्की कर सकता है जिससे कृत्रिम घास तक उगाई जा सकती है। समझ में आ रहा है ना, बड़ा आसान है। विनीता कह रही है हर युवक का यह सपना होता है कि उसके पास एक कार हो। आपके पास आपकी पहली कार कब आई? उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार के बारे में पूछती है वो। तो फिर धनराज पिल्ले क्या कहते हैं कि मेरी पहली कार एक सेकंड हैंड अरमाडा थी। अरमाडा एक कार का नाम है, वो उसकी फर्स्ट कार थी। ये भी एक छोटा क्वेश्चन बनता है। जो अंडरलाइन कर दिए वे सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। जो मुझे मेरे पहले एम्प्लॉयर ने दी थी, तब तक मैं काफ़ी नामी खिलाड़ी बन चुका था। देखो उसके पहले एम्प्लॉयर थे, उसने उसको अरमांडा कार दी थी, वो उस समय तक बहुत ही अच्छे खिलाड़ी बन चुके थे। मगर मैं कोई ज़रूरी नहीं है कि शोहरत पैसा साथ लेकर आई। मतलब कि मेरे को शोहरत तो मिली लेकिन हमारे पास तब भी इतने पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने सेकंड हैंड कार ली थी। मैं तब भी मुंबई की लोकल ट्रेनों में और बसों में सफ़र करता था। शोहरत तो आई, मतलब मैं बड़ा खिलाड़ी तो बन गया, लेकिन हमारी हैसियत इतनी अच्छी नहीं थी कि मैं बड़ी बड़ी कारों में घूमूं। तो उस समय भी मैं लोकल ट्रेनों और बसों में सफ़र करता था, क्योंकि टैक्सी में चढ़ने की हैसियत मुझ में नहीं थी। मुझे याद है एक बार किसी फोटोग्राफर ने एक भीड़ में से भरे रेलवे स्टेशन में मेरी तस्वीर खींचकर मुझे अगली सुबह अखबार में यह खबर छाप दी कि हॉकी का सितारा पिल्ले अभी भी मुंबई की लोकल ट्रेनों में सफ़र करता है। तो एक जो फोटोग्राफर ने एक फ़ोटो ली और उसको अखबार में छाप दिया कि जो इतना अच्छा इतना बड़ा हॉकी का प्लेयर है वो भी ट्रेनों में अब भी सफ़र करता है। उस दिन मैंने महसूस किया कि मैं एक मशहूर चेहरा बन चुका हूँ और मुझे लोकल ट्रेनों में सफ़र करने से बचना चाहिए। लेकिन मैं कर भी क्या सकता था? मैं जो भी थोड़ा बहुत कमाता था उससे अपना परिवार चलाना पड़ता था। धीरे धीरे पैसे जमा करके बहन की शादी की और अपनी माँ के लिए हर महीने पुणे में रहती थी उसकी माँ। क्वेश्चन ये बन सकता है उसकी माँ कहाँ रहती थी? पुणे में। पैसा भेजना शुरू किया। आज मेरे पास एक फोर्ड आइकॉन है जिसे मैंने 2000 में ख़रीदा था। सन 2000 में उसने ख़रीदी थी ये फोर्ड आइकॉन। ये भी गाड़ी का नाम है। मगर मैं किसी कारपेंट हाउस का दिया हुआ तोहफा नहीं, कारपोरेट हाउस का दिया हुआ तोहफा नहीं है, बल्कि मेरी मेहनत की गाड़ी कमाई से खरीदी हुई कार है। उसने बड़ी मेहनत से उस कार को ख़रीदा है पैसे कमा के। विनीता कहती है सफलता का आपके लिए क्या महत्व है? तो हॉकी को आपने इतना कुछ दिया, इसके बदले आपको क्या मिला? तो उसने कहा है विनीता ने, सफलता का क्या महत्व आपके लिए और हॉकी ने आपको इतना कुछ दिया, इसके बदले आपको क्या मिला? धनराज कहता है कुछ रुपये इनाम में मिले थे, मगर आज खिलाड़ियों को जितना मिलता है उसके मुकाबले में पहले कुछ नहीं मिलता था। मेरी पहली जिम्मेदारी थी परिवार की आर्थिक तंगी को दूर करना, क्योंकि आजकल तो बहुत कुछ मिलता है खिलाड़ियों को, पहले इतना नहीं मिलता था, उसने ये कहा। और उन सबको एक बेहतर ज़िंदगी देना। परिवार वालों को विदेश में जाकर खेलने से जो कमाई हुई उससे मैंने 1994 में पुणे में भाऊ पाटिल रोड पर 2 बेडरूम का एक फ्लैट, छोटा सा फ्लैट खरीदा। ये फ्लैट का नाम है, कहाँ पे ख़रीदा था? पुणे में बाहू पाटिल रोड पर 2 बेडरूम का एक छोटा सा फ्लैट खरीदा। कब खरीदा था? 1994 में। घर छोटा था पर हम सबके लिए काफ़ी था। 1999 में महाराष्ट्र सरकार ने मुझे पवी में एक फ्लैट दिया। ये क्वेश्चन छोटा बनता है। 1999 में मुझे पवी में एक फ्लैट दिया महाराष्ट्र सरकार ने। वह ऐसा घर है जिसे खरीदने के लिए मेरी खुद भी हैसियत कभी नहीं हो पाती, जो सरकार ने दिया ना वो। नेक्स्ट है विनीता कहती है सेलिब्रिटीज़ के साथ एक ही मंच पर बैठना कैसा लगता है आपको?
जो बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी होते हैं, उनके साथ आपको वहाँ पर बैठना कैसा लगता है? तो धनराज कहते हैं बहुत अच्छा लगता है। जब हम राष्ट्रपति से मिले तब मुझे महसूस हुआ कि हम कितने खास हैं। हॉकी ही है जिसके चलते हर जगह प्रतिष्ठा मिली। तो देखिए राइटर इसमें ये कह रहे हैं, धनराज पिल्ले ये कह रहे हैं कि हॉकी के ज़रिए मुझे बहुत अधिक प्रतिष्ठा मिली, मैं बहुत नामी हो गया और मुझे सभी लोग जानने लगे और मैंने काफ़ी पैसा भी कमाया और अपने कार भी खरीदी और अपने परिवार वालों का भी पालन पोषण किया, फ्लैट खरीदा और एक फ्लैट मुझे सरकार ने भी दिया। तो इस तरह के क्वेश्चन इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन बनते थे वो सभी मैंने अच्छे से अंडरलाइन करवा दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। इस पार्ट को अभी आप अच्छे से रीडिंग कर लो। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके अच्छे से शॉर्ट क्वेश्चन आंसर एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर एंड फिर वर्ड मीनिंग सभी करवाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।